दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इसमें आपको एक एलपीपी गिवन है और इस एलपीपी को आपको सिंप्लेक्स मेथड के से अप्लाई करके आपको उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है दैट मीन्स कि आपको x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके के लिए ये फंक्शन जो है इन कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करे और मैक्सिमम वैल्यू भी दे दे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो बनाना है वो सिंप्लेक्स टेबल बनाना है और उसके भी पहले हमें गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप, first check whether all the right hand side value are positive. In our case all the right hand side value are positive. ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू सारी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है, तो हमें -1 का मल्टीप्लाई करके उन्हें पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन इक्वलिटीज़ को इक्वलिटीज़ में चेंज करना होगा। कन्वर्ट द इक्वलिटीज़ ऑफ द कांस्टेंट इनटू द इक्वलिटीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। हमें पता है कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कैसे चेंज करते हैं, हमने सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ सारी जो इनइक्वलिटीज़ है वो लेस आर इक्वल टू साइन की है, तो यहाँ सभी में एक एक आपका स्लैक वेरिएबल 8 होगा। तो फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट में S1 ऐड किया है, सेकंड में S2 और थर्ड में S3। तो फर्स्ट में जब S1 ऐड कर रहे हैं तो S2 और S3 को ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें बॉडी मैट्रिक्स इनिशियल टेबल में इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ जब हम सेकंड वाले कांस्टेंट में S2 को जब ऐड करेंगे तो S1 और S2 का कोफिशिएंट 0 के साथ लेंगे, और जब थर्ड वाले कांस्टेंट में हम S3 को ऐड करेंगे तो S1 और S2 को 0 कोफिशिएंट के साथ लेंगे। इससे अब ये जो इनइक्वलिटी है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें इनिशियल जो सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पर भी S1 S2 S3 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए आपको S1 S2 S3 को 0 कोफिशिएंट के साथ रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ नॉन नेगेटिव कंडीशन में भी आपको S1 S2 S3 को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सिंपल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लिखना है। बेसिक वेरिएबल आपके इसमें S1 S2 और S3 है। CB मतलब कि इन बेसिक वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स क्या है, तो वो होंगे 0 0 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट किसका, बेसिक वेरिएबल का। तो S1 S2 S3 के जो कोफिशिएंट है वो है 0 0 0। तो हमने यहाँ 0 0 0 लिखा। उसके बाद हमें बनाना होता है बॉडी मैट्रिक्स, मतलब हमारा जो कंस्ट्रेंट है उसमें है x1 x2 s1 s2 एंड s3। तो हमने यहाँ लिख लेना है x1 x2 x1 s2 एंड s3 और उनके जो भी कोफिशिएंट है। जैसे कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें तो 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0। सेकंड की बात करें 2 5 0 1 0 2 5 0 1 0। थर्ड की 2 3 0 0 1 2 3 0 0 1। तो ये हमने बॉडी मैट्रिक्स लिखा। अब एक्स बी क्या होता है, तो आपका जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट में वैल्यू है 10 20 18, वो आपका होगा एक्स बी 10 20 एंड 18। इसके बाद लिखना होता है आपको सी जे में होता है C1 C2 C3 C4 C5। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके कोफिशिएंट है 4 10 0 0 0। तो हमने CJ को लिख लिया 4 10 0 0 0। इसके बाद हमें निकालना होता है ZJ, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5। तो यहाँ मैंने इसकी कैलकुलेशन पूरी की है। और डेल जे भी निकालना होता है। तो डेल जे कैसे निकलता है, CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ मतलब कि C1 माइनस Z1 इज इक्वल टू डेल 1, C2 माइनस Z2 इज इक्वल टू डेल 2, C3 माइनस Z3 इज इक्वल टू डेल 3, C4 माइनस Z4 इज इक्वल टू डेल 4, C5 माइनस Z5 इज इक्वल टू डेल 5। तो ये कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पूरी की है। Z
जो z निकालना है z1 वो निकालना बहुत इजी है। सीधा सीधा आपको फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई सी बी वाले कॉलम से करना है। 2 का 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 का 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 का 0 से मल्टीप्लाई। देखिए मैंने यहाँ लिखा है सी बी और जेड बी का मल्टीप्लाई का समेशन। 2 का 0 से मल्टीप्लाई 2 का 0 से 2 का 0 से 0 मिला, ये लिखा। इसी तरह 1 का 0 से प्लस 5 का 0 से प्लस 3 का 0 से, तो आपको मिलेगा Z2। 1 का 0 से 5 का 0 से 3 का 0 से। इसी तरह मैंने सारे Z 3 4 5 निकाले हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 भी निकाले हैं। ये आप कैलकुलेशंस यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना होता है आपको, नेक्स्ट अब आपको प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो प्रॉब्लम दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन टाइप का। तो अगर हमारे डेल जे, ये जो हमारे डेल जे आए हैं ये सारे नेगेटिव या ज़ीरो आ जाते तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें यहीं से मिल जाता। बट इस इनिशियल टेबल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़ीरो तो है बट यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है। इन पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर ये नेगेटिव होती तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाता। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम, तब मिनिमाइजेशन का होता तो हम यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते थे, क्योंकि क्या होता कि यहाँ 4 10 0 0 0। मिनिमाइजेशन में हमें यहाँ ज़ीरो और प्लस वैल्यूज़ चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन में यहाँ ज़ीरो नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ अभी नहीं है इस तरह का, तो हमारा जो आगे बनेगा सॉल्यूशन वो इस तरह से। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी ऑब्जर्व दैट द इनिशियल सॉल्यूशन इज़ x1 equal to 0 and x2 is equal to 0 since x1 and x2 are non-basic variable and the current solution have 0 values, ठीक है। also x1 is 10, s2 is 20, s3 is 18, ठीक है। तो s1 जो है आपका वो होगा 10, s2 20 एंड s3 18 और x1 x2 जो है वो होंगे आपके इनिशियल ज़ीरो। अगर ये वैल्यूज़ हम z में पुट करते हैं, क्या x1 की जगह 0, x2 की जगह 0 और s1 s2 और s3 की जगह 10 20 18, तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा इनिशियल सॉल्यूशन 0 होगा, ठीक है। तो ये इनिशियल सॉल्यूशन लिखने का प्रोसीजर है। अगर यहाँ पर आपके पास क्या नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। स्टेप 4 टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी from the simplex table. Since all the entries of del z row are not negative or equal to 0 for maximization problem, the current solution is not an optimal solution. तो अभी जो आपका करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ZJ वाली रो है उसमें ज़ीरो तो आ गए हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब नेगेटिव वैल्यू चल जाएगा, ज़ीरो चल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे सॉल्यूशन को। हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं रहा, तो हमें सॉल्यूशन इम्प्रूव करना होगा। तो क्या कैसे करेंगे, इम्प्रूव द सॉल्यूशन बाय एंटरिंग द सेम न्यू वेरिएबल इन द बेसिक एंड रिमूव एनी improve the solution by entering the some new variable in the basic and remove any basic variable from the simplex table। तो आपको simplex table से कुछ वेरिएबल को, ठीक है, कुछ न्यू वेरिएबल को इंटर करना होगा और बेसिक वेरिएबल को वहाँ से हटाना होगा, ठीक है। ये आपके बेसिक वेरिएबल है ना, यहाँ से हटाने होंगे और x1 और x2 उसके प्लेस पर लाने होंगे। सिंस the problem is maximization case, we select the variable that has the largest del j value in or case the variable x2 is selected. This is designed as the incoming variable and indicated by the arrow and the
x2 column is the key column and the variable x2 must enter in a basic. अब हमारा की कॉलम तो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। द आउटगोइंग वेरिएबल मतलब, और ये जो की कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये जो वेरिएबल होगा वो होगा इनकमिंग वेरिएबल x2, ठीक है। द आउटगोइंग वेरिएबल विच लीव द बेसिक इज determined by the divide xb by the corresponding value in in the key column, and we select minimum positive ratio since the minimum positive ratio is 4, which is headed by s2. The basic variable s2 is chosen to be outgoing variable and leave the basic. क्या करना है अब हमें, हमने की रो तो सॉरी की कॉलम तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन की रो भी सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो की कॉलम हमने सिलेक्ट किया है और ये एक्स बी, ठीक है, इसका रेशो निकालना है। एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स टू का कोफिशिएंट मतलब 1, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड 18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्या करना है कि एक्स बी जो भी है आपका उसको डिवाइड करना है की कॉलम से और फिर मिनिमम रेशो पता करना है। तो यहाँ आपके सिंप्लेक्स टेबल में मिनिमम रेशो क्या बन रहा है 4, तो उससे जो रिलेटेड आपका रो है वो बनेगा आपका की रो। तो ये हो गया आपका की कॉलम और ये हो गया आपका की रो, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका की एलिमेंट, और ये रो से जो मिल रहा है आपको वेरिएबल ये हो गया आपका आउटगोइंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल हुआ x2 और आउटगोइंग वेरिएबल हुआ s2, ठीक है। यही लिखा है यहाँ, द करस्पॉन्डिंग रो इज द की रो इंडिकेटेड बाय द एरो एंड द की एलिमेंट इज 5 विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम एंड मार्क्ड बाय स्टार, ठीक है। की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 5, उस पर आपको क्या मिल रहा है, की एलिमेंट मिल रहा है। अब आपको सिंप्लेक्स टेबल को क्या करना है, रिवाइज करना है, किस चीज़ के लिए, सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंस द एलिमेंट की एलिमेंट इज़ 5, रिड्यूस इट टू 1, डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ अ की रो इंक्लूडिंग एक्स बी by the key element 5 in the new simplex table 2, and reduce all the element in the key column to 0 except key element by using the elementary row operation. New row element is equal to old row element minus row element in key column multiply corresponding new replacement row value। अब ये क्या चीज़ है इसे समझते हैं हम, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे हम कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, क्या सिलेक्ट कर लिया, की एलिमेंट। अब इस की एलिमेंट को आपको बनाना है 1, तो ये 1 कब बनेगा, की एलिमेंट 1 कब बनेगा, जब हम इस पूरे को, जब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तभी ये 1 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करना है, इसको भी 5 से, इसको भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, एक्स बी को भी, ठीक है। इस पूरे को 5 से डिवाइड कर देना है और उसको टेबल में लिख लेना है। तो मैंने यहाँ एक नई टेबल बनाई है, ठीक है। आप सिर्फ ये वाली रो पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने x2 को हटा दिया है और x2 को रख लिया है, s2 को हटा दिया है, x2 को रख लिया है, ठीक है। क्योंकि s2 आउटगोइंग वेरिएबल था और x2 इनकमिंग वेरिएबल था, ये इनकमिंग वेरिएबल था, इसलिए यहाँ रिप्लेस कर दिया है। और ये जो आपकी रो थी, इस पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो आपने लिख लेना है पूरी रो को 5 से डिवाइड करने के बाद, ये बन गया आपका। इसके बाद अब इसके ऊपर और नीचे वाली रो में क्या करना है, तो जो की एलिमेंट था ना जिसको आपने 1 बनाया, इसके ऊपर आपको 0 बनाना है और इसके नीचे भी आपको 0 बनाना है। तो उसके लिए हमने ऑपरेशन लगाए, ठीक है। जैसे हम
6 7 क्लास में करते थे ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते थे, ज़ीरो बनाना किसी चीज़ को, तो ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों को ज़ीरो बनाना है, तो ऊपर वाले को भी बनाना है और 1 को भी और नीचे भी बनाना है। तो इस पूरे रो में आपको फर्स्ट और थर्ड रो में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन क्या है, वो ऑपरेशन क्या है हमने देखा ना अभी, ये ऑपरेशन है। न्यू रो कैसे बनेगी, ओल्ड रो एलिमेंट लिखना है, माइनस करना है रो एलिमेंट इन की कॉलम, ठीक है, रो एलिमेंट इन की कॉलम, और मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग न्यू रिप्लेसमेंट रो वैल्यू। ठीक है, तो हमने न्यू रिप्लेसमेंट रो वैल्यू सबसे पहले लिख ली 2 1 0 1/5 0 एंड 4। ठीक है, ये जो सेकंड वाला अभी हमने नया बनाया ना रो, उस रो को पहले हमें क्या करना है, लिख लेना है। ये रफ वर्क हम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टेबल बनाएंगे, ये रफ वर्क है एक्चुअली। और फिर नया R1 बनाना है, मतलब R1 में चेंज करना है। R1 अभी हमने लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ अभी क्या लिखा है, ये वाला सेकंड वाला रो लिखा है। फर्स्ट और थर्ड में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, सेकंड वाले रो में हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, उसको यहाँ लिख लिया है। अब R1 में चेंजेस करना है, तो R1 में कैसे चेंजेस करना है, तो पहला R1 क्या था, ओल्ड वाला लिखा ना, ओल्ड वाला R1। ठीक है, 2 1 1 0 0, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 1 1 0 0, और एक्स भी क्या था, 10 था, तो वो भी मैंने लिख लिया 10। इसके बाद माइनस करना है, क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, रो एलिमेंट इन अ की कॉलम। तो की कॉलम कौन सा था, उसमें रो एलिमेंट क्या था, तो ये की कॉलम था और उसका एलिमेंट रो का क्या था, 1 था, तो हमें 1 माइनस करना है। तो हमने सब में से 1 1 1 1 माइनस कर दिया, ये 1 लिखा है। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, करस्पॉन्डिंग न्यू रिप्लेसमेंट रो वैल्यू। तो नई जो रिप्लेसमेंट रो वैल्यू है उसको लिखना है, तो नई जो वैल्यू हमने है वो लिख लेना है 2/5 1 0 1/5 0 4, वो यहाँ पर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो नया R1 आएगा। तो ये नया R1 हमने लिख लिया है 8/5 0 1 -1/5 0 एंड 6, वो हमने यहाँ लिख लिया है। ऐसे ही हमें R3 में भी चेंजेस करना है, तो R3 में चेंजेस करने के लिए R3 ओल्ड लिखना है। R3 ओल्ड मतलब ये ओल्ड वाली टेबल से पूरी R3 की वैल्यू मैंने लिख ली, ये मैंने रफ वर्क के लिए किया है। फिर माइनस, माइनस क्या करना है, की कॉलम का, ये जो की कॉलम है उसमें R3 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो वो हमने यहाँ पर लिख ली माइनस करके 3, और मल्टीप्लाई करना है R2 जो नया आया है, तो नया R2 हमने यहाँ ऊपर लिख लिया था फटाक से, वो यहाँ लिखेंगे, कॉपी करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास R3 का नया वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हमारा ये बन गया था, फिर हमने R1 और R3 भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है CJ। तो CJ तो वही रहेगा जो हमारा पहले था, क्या था CJ, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट 4 tan 0 0 0, तो हमने कॉपी किया 4 tan 0 0 0। ठीक है, इसके बाद ZJ, तो ZJ आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ZJ आप कैसे फाइंड करोगे, ZJ हमने फाइंड करना कैसे सीखा था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आएगा वो यहाँ। ऐसे ही इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आएगा वो यहाँ। इसी तरह थर्ड कॉलम का CB के साथ, फोर्थ का CB के साथ, फिफ्थ का CB के साथ, ये बन जाएंगे आपके ZJ। क्या बनेंगे आपके ZJ। इसके बाद आपको निकालना होता है डेल जे। तो डेल जे जो निकलता है वो निकलता है CJ माइनस ZJ से। तो CJ माइनस ZJ मतलब कि 4 - 4 0, 10 - 10 0, 0 - 0 0, 2 0 - 2 -2, 0 - 0 0, तो ये आपको माइनस करके डेल जे की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है हमारा फंक्शन, तो क्या हमारा जो डेल जे वाली रो है वो नेगेटिव और ज़ीरो से ही है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है ना। तो यस, हमारे पास ज़ीरो है और नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे को ये जो प्रोसेस है हमें वो यहीं स्टॉप करनी है और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें यहीं से मिल जाएगा। तो क्या है हमें उसके आगे की स्टेप,
देखिए, सिंस ऑल दी del z value are negative or equal to 0 for maximization problem, the current solution is the optimal solution and the optimal solution is, कैसे निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये जो x2 है उस x2 की xb में क्या वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, x2 की xb में क्या वैल्यू आ रही है 4, वो लिख लिया। यहाँ s1 आया है क्या, नहीं आया है, क्या नहीं आया है, x1 नहीं आया है, तो हमें x1 को यहाँ क्या रखना है 0, ओके, ठीक है। जो भी बेसिक वेरिएबल में हमारा रिप्लेसमेंट हुआ है किसका हुआ है, s2 का x2 से, तो x2 का xb में वैल्यू 4 है, x1 नहीं आ पाया यहाँ पर, तो हमें x1 को 0 ही रखना है। और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें ये वैल्यू x1 और x2 की पुट करना है। क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 4x1 10x2, तो 4x1 0 प्लस 10x2 4, इसको सॉल्व करना है। तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 10 का 4 से 40, ऐड करेंगे 40, तो ये आपका फाइनल ऑप्टिमल वैल्यू है, ठीक है। और x1 की वैल्यू उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पता करने के लिए क्या होगी, x1 की 0 होगी, x2 की 4 होगी और ऑप्टिमल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 40। तो ये मेथड लेंदी ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर करके पढ़ाया है इसलिए, लेकिन ये आप जब टेबल बना के करोगे तो ये फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ये जो कैलकुलेशंस मैंने की है ये आपको रफ में करना है, या मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखी है। आपको सीधे सीधे टेबल, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जो आपको गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट इनिशियल टेबल बनानी है, फिर चेक करना है जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको सेकंड इनिशियल टेबल बनानी है और फिर थर्ड, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो नॉर्मली इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेकंड टेबल पे ही आपका आंसर आपको फाइनल मिल जाता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और इजीली फटाफट हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।